नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आज फिर नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई पड़े और एक अच्छी तेजी इंडेक्स में रही। हालांकि थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा, फर्स्ट हाफ में तेजी रही, थोड़ी फिजल आउट हुई, लेकिन फिर रात में पुल बैक आया। आज के लिए दो तीन सेक्टर शेयर जो कि अच्छे चल रहे थे। पहले तो आज मिड कैप इंडेक्स लाल निशान था, 1/4% गिरावट थी। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई, लेकिन फिर भी लाल निशान में रहा। स्मॉल कैप में बिकवाली थी। पांचवा सत्र जबकि बाजार में रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एटलीस्ट निफ्टी आईटीए सपोर्ट था, सो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल सपोर्ट कर रहे थे। विप्रो थोड़ी बहुत बाइंग थी लोअर लेवल से। टीसीएस पहले हाफ में कर रहा था, बाद में नहीं कर रहा था। उसके बाद थोड़ी बहुत बैंक्स में बाइंग आई, बाद में वो फिजल आउट हो गई, लेकिन थोड़ी बहुत बाइंग थी। उसमें पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर रहे थे। एसबीआई खासतौर से पार्टिसिपेशन यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी समूह आज चल रहा था, तो पूरा अदानी ग्रुप, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, सब में ही खरीदारी थी। इसके अलावा बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी। गुजरात गैस वो मर्जर की खबर के बीच में गुजरात गैस में अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा बाकी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के नोट आए थे, वो नोट्स के इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक में था। आईटीसी आज सपोर्ट कर रहा था एफएमसीजी की तरफ से, आईटी में खरीदारी थी। ऑयल एंड गैस में एचपीसीएल, बीपीसीएल चल रहे थे, प्लस गुजरात गैस जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। थोड़ा सा बैकफुट पे फार्मा था, थोड़ा सा पीएसयू था, थोड़ा मेटल में आज प्रेशर देखने को मिला। हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, सेल वगैरह सब में ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी। लेकिन ओवरऑल मार्केट का दिन बेटर साइड पे आप मान के चलिए, बढ़िया दिन था आज भी। और ये पांचवा सेशन था जबकि इंडेक्स में खरीदारी थी। और एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से एडवांसेस के सामने डिक्लाइन आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 1100 1150 शेयर एक समय पर एडवांसेस में थे। एक समय पर तो 900 आ गए थे एडवांसेस। फिर वापस डिक्लाइन 1500 के आसपास से, लेकिन थोड़ा एडजस्टमेंट के बाद 1000 के आसपास एडवांसेस और बाकी डिक्लाइन देखने को मिले। सो सिचुएशन ठीक थी, बट मतलब इन टोटल जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वो अच्छी खरीदारी में था। मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल और फार्मा, सीपीएससी जो थे वो थोड़े से बैकफुट पर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेके जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, ओके सर, आई बॉट ऊनो मिंडा टुडे, प्लीज टेल मी हाउ इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस स्टॉक। अशफाक सर, परसों नहीं, कल एक इवेंट पे मैं गया था दिल्ली में ही। वो इवेंट में आईसीएसए का इवेंट था, अच्छा इवेंट था। तो उसमें गुरमीत सर आए थे। तो गुरमीत सर ने एक मिंडा कॉप की बात की थी। ये कंपनी वैसे बहुत अच्छी है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी इज इनटू स्विचेस, जो आप गाड़ी की विंडो वगैरह के स्विचेस के लिए काम करते हैं, या गाड़ी के अंदर स्विचेस यूज़ होते हैं। प्लस गाड़ी के जो बाकी एंसिलरी रहते हैं, विंडशील्ड से लेके बाकी छोटे मोटे बहुत सारे एंसिलरीज, उसमें ये कंपनी कामकाज करती है। और सारे मेजर क्लाइंट्स इनके, मतलब ना केवल मारुति बल्कि जितने भी बड़े क्लाइंट गाड़ी की कंपनी है सब इनके क्लाइंट्स हैं। सो इट इज़ अमंग द प्रोमिनेंट ऑटो एंसिलरी कंपनी जिसमें आप पैसा डाल सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑब्वियसली। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उनसे मैंने जब पूछी थी कि ये ऑटो के महंगे वैल्यूएशन हो चुके हैं, खास तौर से हीरो मोटोकॉर्प और ओला की बात उस समय उठाई थी, या M&M की और मारुति की बात उठाई गई थी, तब उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि आप ऑटो पे भले ही इस समय फोकस ना करें, लेकिन ऑटो की या किसी भी कंपनी की वैल्यू चेन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। कि भले ईवी चले या आइस इंजन चले, लेकिन आपके लिए जो सीट बनाने वाली कंपनियां हैं, शॉकर बनाने वाली कंपनियां हैं, हेडलाइट बनाने वाली कंपनियां हैं, वो तो वही बनाएंगी ही, चाहे कोई भी तरह की गाड़ी कंपनी क्यों ना आ जाए। और मेजरली एक दूसरे के क्लाइंट ये लोग ओवरलैप करते ही हैं। सो इसीलिए एंसिलरी पे वो बहुत बुलिश थे, तो उन्होंने इसीलिए मिंडा कॉप का नाम लिया। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, अच्छे प्रमोटर भी हैं, और सेटलमेंट के बाद से ये कंपनियाँ बेटर हो भी गई हैं। सो आप जाना चाहो तो जा सकते हो और बने भी रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में। बट ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा नज़रिया आपकी लंबी अवधि का होना चाहिए। ओके सर जी, निफ्टी ईटीएफ वर्सेस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में से क्या बेटर रहता है? देखो गुरप्रीत जी, दोनों के कॉस्ट स्ट्रक्चर होते हैं। ईटीएफ के केस में कॉस्ट थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में खाली निफ्टी फंड नहीं होते ना, और भी उसमें लार्ज कैप्स आते हैं। और निफ्टी ईटीएफ में खाली निफ्टी 50 के ईटीएफ ही होंगे। कॉस्ट वाइज ज़्यादा सस्ता आपको निफ्टी ईटीएफ पढ़ना चाहिए। टैक्सेशन बेनिफिट तो शायद नहीं है दोनों में कोई खास, लेकिन मतलब जो जानकार अब तक आए उन्होंने तो म्यूचुअल फंड की पैरवी करते हैं, म्यूचुअल फंड की जानकार है। लेकिन ईटीएफ भी आप रख सकते हो अगर आप थोड़ा भी मार्केट को एक्टिवली ट्रैक करते हो।
और आप थोड़ा बहुत भी जानते हो लार्ज कैप के बारे में या इंडेक्स के बारे में, तो आप ज़रूर लार्ज कैप ETF में जा सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड की भी कोई मतलब सबके अपने अपने ट्रेड हैं, इसलिए सब अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि ETF रिप्लेसेबल है म्यूचुअल फंड को, वरना फिर म्यूचुअल फंड होता ही क्यों, ETF ही नहीं होता। और ETF अगर म्यूचुअल फंड से इन्फीरियर है तो म्यूचुअल फंड है ही क्यों, ETF है ही क्यों। सो ऐसी सिचुएशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। बट ETF अगर आप ट्रैक करते हो, मार्केट को थोड़ा बहुत जानते हो, तो आप ये कर सकते हो कि हाँ ETF में चले जाइए। आप तीनों को एक साथ बकेट में नहीं लेना चाह रहे हो कि IT और बैंक नहीं चाहिए मुझे, तो आप मिड कैप आप अलग से खाली इनके ETF ले सकते हो, IT के और बैंक के। आप लार्ज कैप नहीं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETF पे भी जा सकते हो। सो ये अलग अलग आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। बाकी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का अपना रोल होता है, उसके हिसाब से आप काम करिएगा। सो ज़्यादा बेटर लेकिन ETF सो फार दिखाई पड़ता है। और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता मतलब, और जो है वो इंडेक्स से घबरा रहा है, एक अच्छी चीज़ और होती है इंडेक्स ETF में, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए, कि अगर आप लोग मार्जिन पे काम करते हो तो निफ्टी ETF के ऊपर सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है, 96% के आसपास मार्जिन मिल जाता है आपको। और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि मान लीजिए आपने ETF 25,000 में लिया और सडनली बाजार टूट के 24,500 आ गया या 24,000 आ गया, तो आपको पता है आज तो कल ही ऊपर आ ही जाएगा, आप और बाय कर लो। एक बड़ा क्रैश आ जाए, मान लो भगवान ना करे कभी आए, लेकिन अगर क्रैश आ जाए, मान लीजिए 2,000 पॉइंट का एक गोता लगा गया इंडेक्स कभी, या 3,000 पॉइंट का एक गोता लगा गया कभी इंडेक्स, तो एक ही दिन में ही आपको इतनी बड़ी विंडो खुल जाती है आपके पास फर्दर खरीदारी करने के। तो आप ETF को अपनी पोजीशंस की हेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कि आप रिलायंस पे लॉन्ग हो तो आप निफ्टी के रिलायंस पे शॉर्ट हो तो निफ्टी ETF को लॉन्ग कर लिया, तो रिलायंस अगर नीचे आएगा अभी तो कोई ना कोई निफ्टी ETF ऊपर खींच देगा, वहाँ से आपकी पोजीशन हेल्प हो जाएगी। सो बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको देख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सुमित सर नमस्ते, मानक्सिया स्टील, IDFC बैंक, एंजल वन में क्या करना चाहिए? सर IDFC बैंक एंड एंजल वन में तो दोनों में मोमेंटम ही चेस करिए। इनफैक्ट IDFC फर्स्ट बैंक में तो आपको एक जो इवेंट अवेटेड है इनके, उसको लेकर, मर्जर को लेकर, उसको आप ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से ही अपनी नज़र बना के रखिएगा इस पे, तो एटलीस्ट IDFC फर्स्ट पे। और रही बात बाकी स्टॉक्स में, तो एंजल वन इज़ कम्प्लीटली मोमेंटम बेस्ड, आप काम करिए वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज में आमतौर पे ब्रोकरेज हाउस और मीडिया कंपनी में कोई जानकार ना कॉल देता है ना जल्दी को उस पर रिवीजन आते हैं। सो क्योंकि इनके नंबर्स को लेके बहुत कुछ समझ में आता नहीं है, इसलिए आपकी रही बात मानक्सिया स्टील को लेके, मतलब क्या ही गिरावट आई है, 150 रुपये का शेयर 90 रुपये के आसपास पहुंच गया। नंबर ठीक थे लास्ट क्वार्टर के, लेकिन शायद जो यहाँ पर कुछ प्रमोटर सेल ऑफ का इम्पैक्ट, नहीं प्रमोटर भी सेल ऑफ नहीं है, ठीक है, इस लेवल पे तो सही लग रहा है सर, ये लेने लायक ही लग रहा है सिचुएशन। फैक्ट 90 का स्टॉप डाल के आप एंटर कर सकते हो, 89 रादर, 90 नहीं 89 का एक स्टॉप डाल के एंटर कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रिस्क तो बहुत ही कम है इसमें, रिवॉर्ड थोड़ा बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। सो देख सकते हो, कंपनी ठीक लग रही है, वैल्यू वाइज सही है, बुक वैल्यू से भी के आसपास ही ट्रेड भी कर रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी इंटैक्ट है और डिविडेंड यील्ड भी दिख ही रही है। सो इसमें कुछ एडजस्टमेंट अगर नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें कोई एडजस्टमेंट होना चाहिए मानक्सिया के कारोबार में, मानक्सिया स्टील में, मानक्सिया आपने लिमिटेड की बात की, स्टील की, मानक्सिया स्टील, ओके, मानक्सिया स्टील के केस में भी वैल्यू ठीक ही दिख रही है। यहाँ पर भी आपको करीब करीब 50 रुपये, 49 का एक स्टॉप डाल लो, लिमिटेड में 89, स्टील में 49, ये स्टॉप डाल के आप लॉन्ग जा सकते हो। दोनों में ही ऐसा कोई खास रिस्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। मानक्सिया स्टील के नंबर लास्ट क्वार्टर के वीक थे, इसलिए शेयर को बहुत बुरी तरह दिया गया था, उस बात को आप बस डिनाई मत करना। ज़्यादा बेटर मानक्सिया लिमिटेड है कंपेरेटिवली स्टील से, तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव कैश फ्लोज भी हैं, यहाँ प्रमोटर दो इंटैक्ट, लेकिन मानक्सिया लिमिटेड सीम्स बेटर नंबर वाइज, सो आप उसको देख सकते हो इन केस अगर आप चाह रहे हो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और रिस्पेक्टेड सर, यूनिकॉमर्स ई-सॉल्यूशंस पर व्यू चाहिए, क्या एंट्री कर सकते हैं, अवॉइड करना चाहिए? देखो विकास जी, अभी नई मामला है, इसलिए क्या ही बोलूँ, हाल में ही लिस्ट हुआ है, 1-2 क्वार्टर के नंबर भी नहीं है अभी तक तो मार्केट में, तो अभी थोड़ा समय तो दे ही दीजिए एटलीस्ट, अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जा रहे हैं तो। और रही बात, अगर IPO में ही आपको आपको मन कर रहा है नई कंपनी खरीदनी है, तो एक आध दिन में फिर कोई नई कंपनी लिस्ट होने ही वाली है, उसके मोमेंटम का हिस्सा बन जाए। मोमेंटम ही लेना है तो वो अभी आएगा ना, क्या नाम है, सोलर कंपनीज की लिस्टिंग 1-2 दिन में, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ये सब कंपनियों का मोमेंटम 3-4 दिन तो चलता है। इंटरेस्टिंग नंबर देखा नहीं आपने, ओला के केस में बढ़िया चला शेयर, 3 गुना हो गया। आज ही ओला के नंबर आए हैं,
उसमें बजाज के और टीवीएस के मिला के जो व्हीकल बिकते हैं ईवी के, वो ओला से ज़्यादा है। ओला ने 27,000 व्हीकल बेचे हैं अगस्त महीने में, और बजाज और टीवीएस दोनों को मिला के करीब 32,000 ईवीज बेची इन दोनों ने मिला के। सो आप खुद देखिए कि धीरे धीरे अगर ये एस्टैब्लिश प्लेयर इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, सो वेयर वुड बी दैट सिचुएशन जिसको लेके ईवी में सबने उसमें पैसा डाल रखा है। सो थोड़ा सा आप स्केप्टिकल होकर काम करिए ऐसी सिचुएशन में, जो कि भी हाल में लिस्ट हुए हैं, उनके नंबर्स को देख के, उनकी चीज़ों को देख के। और मोमेंटम चेज करना है तो मोमेंटम को तो हर दूसरे नया आईपीओ लिस्ट होता ही है, उसकी मोमेंटम वो चेज कर ले, स्टॉप लॉस डाल के, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो। ओके, इसके अलावा हेलो सर, प्लीज गाइड ऑन केमिकल्स एंड आईटी शेयर विच इज स्टिल अंडर वैल्यूड और गोइंग थ्रू एसआईपी मोड। देखो ठाकुर साहब, अब थोड़े लेट आए हो, क्योंकि आईटी में बहुत कुछ बचा नहीं है। सस्ता, बहुत महंगा और कम महंगे में चल रहा है सेक्टर। 34 के मल्टीपल पे सेक्टर काम काज कर रहा है। इनफैक्ट जो सेक्टर का बेलवेदर स्टॉक है टीसीएस, वो भी अभी 35 के मल्टीपल है, 36 के मल्टीपल पे जा रहा है। सो वो भी हायर साइड पे है इसके वैल्यूएशन के आगे। LTIM 37 पर है, और बाकी कंपनियां जो टाटा एलेक्सी वगैरह तो 70 के मल्टीपल पर है। सस्तों में अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो सबसे सस्ता निफ्टी का अगर कोई आईटी स्टॉक है तो वो है विप्रो है, इन्फोसिस है, HCL टेक है। ये तीन है जो 34 से नीचे हैं एटलीस्ट। बिरला सॉफ्ट है कुछ हद तक, टू एन एक्सटेंट 27-28 के मल्टीपल पे वो काम काज कर रहा है। ये और एक बाकी तो सबके सब मेजरली महंगे हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर सस्ता है, न्यूक्लियस में बायबैक भी है, कल पार्टिसिपेट करना, आपका लोकल है राइट, उसकी एक्स डेट भी है। सो ये कुछ नाम है जो थोड़े सस्ते दिख रहे हैं, बाकी सब तो महंगा है। केमिकल में सर SRF सीम्स बेटर, दीपक नाइट्राइट सीम्स बेटर, क्योंकि अभी साइन ऑफ स्टेबलाइजेशन आए नहीं है। सो पहले आप उन्हीं के साथ रहिए जो थोड़ी मजबूत कंपनियां हैं, जैसे टाटा केमिकल है, जैसे आरती इंडस्ट्रीज है। इसमें बायबैक का सपोर्टिव प्राइस है आपके लिए, जहां स्टेबल होना शुरू हो जाए वहां एंटर कर जाइए। आरती थोड़ा स्टेबल होने का वेट करिए, टाटा केमिकल ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, वहां आप जा सकते हैं। सो ये कुछ नाम है जहां देखिए पोजीशन। लेकिन इस सेक्टर में आप कभी भी केमिकल में SIP नहीं कर सकते, क्योंकि वो है साइक्लिकल है। लेकिन आईटी में कर सकते हैं, और आईटी में अगर आपको करना ही है तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन ही चाहिए, क्योंकि SIP में कई बार वैल्यूएशन महंगे होंगे, कई बार सस्ते होंगे। कुछ समय पहले बहुत सस्ते थे, तब SIP अगर की होगी तो अब महंगे लग रहे होंगे। आज अगर करेंगे तो आज महंगे हैं, कुछ समय बाद फिर सस्ते हो जाएंगे। सो ये तो चलता ही रहता है इनके साथ। तो अगर आपको SIP वे में जाना है तो SIP वे में आप लार्ज कैप में पहले 3 उठा लीजिए, टाटा, TCS, इन्फी इधर, इनमें से एक, HCL टेक महिंद्रा इधर, इनमें से एक, LTIM विप्रो इधर, इनमें से एक, या LTIM ओरेकल, इनमें से एक। ये 6 में से कोई नाम उठा लीजिए। मिड में एक बिरला सॉफ्ट, KPIT में से एक रख लीजिए। KPIT ऑटोमोबाइल के सॉफ्टवेयर बनाता है, स्पेशलाइज्ड है उसमें। सो KPIT वैल्यूएशन वाइज इसलिए महंगा है, लेकिन नीचे मिल जाए तो टाटा टेक, KPIT ले लीजिए, इनमें से कोई एक, या बिरला सॉफ्ट और जेंसार में से एक। ये 6-8 ऑप्शन है, इनमें से जो जो आपको अच्छे लगे आप उनमें से एक की भी ऐसा किसी की भी SIP शुरू कर सकते हैं। कंपनियां सारी अच्छी हैं। अशोक लेलैंड 650, UPL 500 एंड कोलगेट 3100। एनी अपसाइड लेफ्ट और कैन वी बुक पार्शियल प्रॉफिट? देखो UPL तो ठाकुर साहब फिर भी एक बार वो चल सकता है, क्योंकि वो बहुत बीटन डाउन है। सो वहाँ पर फिर भी बहुत हद तक स्कोप है। अदरवाइज अशोक लेलैंड के केस में 650 रुपये के दाम पर तो नहीं लिया होगा आपने, ये तो मैं श्योर हूँ। आपने 650 शेयर ले रखे होंगे। सो अशोक लेलैंड में अगर प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो एटलीस्ट कैपिटल निकाल लो, फ्री के शेयरों के साथ बने रहो, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड थर्ड वन इज कोलगेट, वहाँ तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो। कोलगेट सी कंपनी कोई ऐसी कंपनी नहीं होती जहाँ पोटेंशियल कम हो जाए। होता क्या है, कोलगेट मतलब इस दुनिया का आधा मार्केट शेयर कोलगेट के पास है, दुनिया का, इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का 50% मार्केट शेयर कोलगेट कमांड करता है। इंडिया में 5 बड़ी कंपनियां इसमें, डेंटल मार्केट में इंडिया में डाबर, कोलगेट, इवन HUL अपने पेप्सोडेंट के जरिए, प्लस कुछ हद तक पतंजलि एंड बाकी प्लेयर्स हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर भी 2 लार्जेस्ट प्लेयर्स में यही दोनों आते हैं, पतंजलि, HUL और वो। सो कोलगेट इज अ डोमिनेंट प्लेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इसके ऐसे स्टॉक को तो आप होल्ड करिए, इट्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। बाकी अशोक लेलैंड और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट आप ले लिए। UPL भी ऊपर के लेवल पे अगर आपका लो कॉस्ट हो और प्रॉफिट अच्छा आ रहा, थोड़ा निकाल लीजिए, बाकी बने रहिए। यहाँ तो ट्रेडिंग करते रहिए थोड़ी बार, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक इसमें कोलगेट है, आराम से होल्ड करिए। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, बैठे रहिए आराम से। मतलब ये कम लोग जानते हैं, लेकिन विप्रो का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट कोलगेट ने भी तोड़ा हुआ है बोनस देने में। बहुत बोनस दिए इसने भी इन द हिस्ट्री।
Holding Balaji and Alkyl Amine with 30% loss from last 3 years. Should I sell them and move to better opportunity like JK Tyre and Adani Energy? Currently I have Adani Energy at 772. नहीं गर्ग साहब, I doubt. Adani Energy अगर आपके पास है तो आप बने रहो. आपके पास आपको बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो नया पैसा डाल दो. और रही बात ये बालाजी और अल्काइल अमाइन में, सर केमिकल के अपर साइकिल पे अगर आप एंटर करके गए हो तो केमिकल के लोअर साइकिल में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा या टूटेगा ही. सो जहाँ स्टेबल होने का साइन दिखने लगे वहाँ आप एक बार को नया ऐड कर सकते हो. लेकिन एज ऑफ नाउ कोई ऐसी कंपनियां नहीं जिनको आप खराब बोल के निकल जाओ इनमें से. होल्ड कर सकते हो, टाइम दे दो थोड़ा सा और, इतना दिया है, पेशेंस रखो. अगर कंपनियां बहुत ही खराब परफॉर्म करे जा रही हैं तब एक बार वो कॉल ले सकते हो. लेकिन एज ऑफ नाउ एल्काइल एंड बालाजी में किसी एक का लॉस भी आया था इस क्वार्टर में, जरा उसको भी देख लेना. और बने रहो कि इतना केमिकल में ओवर एक्सपोजर होगा तो रिस्क तो होगा ही, तो उसके हिसाब से कॉल लेना. पूरा सेक्टर चले और ये ना चले वाली सिचुएशन है तो बात अलग है. ओके, अदानी विल्मर एंड यस बैंक. सर अदानी विल्मर आज इसलिए चला क्योंकि उसमें एक्विजिशन की खबर आई थी, कुछ नई एफएमसीजी कंपनी एक्वायर कर सकती है इसलिए चल गया. यस बैंक के केस में सर मोमेंटम है और हर तेजी में यहाँ कोई ना कोई माल बेचेगा क्योंकि बहुत पुराने इन्वेस्टर इसके अंदर बैठे हुए हैं और जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा एग्जिट करने का वो निकलेंगे. इवन एसबीआई वेट कर रहा है कोई उन्हें बैंक मिले जिसको वो एग्जिट करें. सो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली कॉल लेना. लेकिन अदानी विल्मर यू कैन होल्ड इट क्योंकि एक बड़ा ओवरहैंग इसके ऊपर से खत्म हुआ है. चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा. माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा. आप लोगों से अब मुलाकात होगी शाम को 5:30 बजे. आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है. किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं. नमस्कार.